एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले आप अगर oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्लास अगर आपने नहीं ली है तो आप उसे एक बार प्लीज़ देख लें और उससे आपको ये टॉपिक भी समझने में आसानी रहेगी और आप कोरिलेट करके समझ पाएंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन के बाद ही आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूज़न किया जाता है। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यही होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है सीमन। हम बात करते हैं सीमन की। सीमन में क्या क्या होता है? दो चीज़ें इसमें होती हैं। पहला होता है स्पर्म सेल्स, स्पर्म होंगे, और सेकंड वन क्या होगा? इसमें फ्लूइड होगा जो कि इसको न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट देगा, न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ क्या होती है? इसमें सेमिनल वेसिकल होती है। सेमिनल वेसिकल के अंदर तीन चीज़ें हैं जो ये रिलीज़ करती है, जिसमें फर्स्ट रिलीज़ करती है फ्रक्टोज को, सेकंड रिलीज़ करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को, और थर्ड रिलीज़ करती है कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स को। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या करेगा? देखिए, जब स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, तो क्या होता है, इजैकुलेशन के जस्ट बाद क्या होता है, फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी देता है स्पर्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सेमिनल वेसिकल से ही रिलीज़ हो रहा है और ये क्या करेगा? यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इससे क्या प्रॉफिट होगा स्पर्म को? तो स्पर्म यहाँ पर क्या करेगा? अगर यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्पर्म है उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, स्पीड पुशअप हो जाएगी, और जो स्पर्म फर्टाइल हैं, जो मोटिलिटी के साथ में मूव कर रहे हैं जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, यूट्रस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फर्दर यूट्राइन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब की तरफ आगे मूव करने लगेंगे। और थर्ड वन इसमें क्या होता है? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स की। क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं? कोगुलेट द स्पर्म, स्टिकीनेस प्रोवाइड एंड प्रिवेंट द ड्रेन आउट ऑफ वजाइना। तो ये क्या करती हैं कि जो वजाइना है, वजाइना में से ड्रेन आउट ना हो जाए स्पर्म, यानी कि बाहर ना निकल जाए, उसको क्या करती है? स्टिकी बनाती हैं। सीमन अगर स्टिकी रहेगा तो स्पर्म वहाँ पर स्टेट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मेल में होती हैं वो क्या करती हैं? इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी होता है। सीमन में क्या क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है और फिब्रिनोलाइसिन होता है। तो सिट्रिक एसिड यहाँ पर क्या करता है? जो स्पर्म है उसके टेल पार्ट को ये क्या करता है? हाइपर मोटाइल बनाता है, यानी कि ये आगे मूवमेंट बहुत तेज़ी से कर पाए और ये जो वे है उसको वो क्रॉस कर पाएँ, पूरे रास्ते को ट्रैवल कर पाएँ और ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक जल्दी पहुंच पाएँ। सेकेंड वन बात करते हैं फिब्रिनोलाइसिन की। अब यहाँ पर फिब्रिनोलाइसिन क्या करेंगे? फिब्रिनोलाइसिन यहाँ पर रीलिक्विडिफाई करते हैं, यानी कि जो सीमन यहाँ पर स्टिकी हो गया था क्लॉटिंग प्रोटीन्स की वजह से, अब वो अगर यहाँ पर ही रुका रह जाएगा, यानी कि वजाइनल ट्रैक में ही रुका रह जाएगा, तो आगे के फैलोपियन ट्यूब तक तो मूव कर नहीं पाएगा। ये क्या करते हैं? फिब्रिनोलाइसिन इसको रीलिक्विफाई करते हैं, फिर से पतला करते हैं सीमन को, और ये क्या करते हैं? यूट्राइन ट्यूब की तरफ ईजिली मूव करने लगते हैं। थर्ड वन क्या होता है? इसके अंदर होती हैं स्पर्म सेल्स। तो ये स्पर्म सेल्स जो हैं वो 10% होती हैं। अब हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो ये 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन प्रोसेस की फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? जो स्पर्म है वो कैपेसिटेट करेगा और कैपेसिटेट करके ये क्या करेगा? रिमूव कर देगा एक्सेस प्रोटीन को। ये जो स्पर्म होता है इसके हेड पर क्या होती हैं? एक्सेस प्रोटीन्स होती हैं। स्पर्म जो होते हैं इनके हेड पर क्या होती हैं? पहले कुछ एक्सेस प्रोटीन्स होती हैं और एक्सेस प्रोटीन्स को यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन को ये क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। एक्रोसोम जो एरिया होता है यानी कि स्पर्म का हेड, स्पर्म की जो हेड एरिया पर
यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होती हैं और उनको ये रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस। इससे क्या होता है, हाइपर मोटिलिटी हो जाती है। जो इसके फ्लैजुलम होते हैं, फ्लैजुलम मतलब कि इसका जो ये टेल पार्ट है, ये फ्लैजुलम कैसा हो जाता है, हाइपर मोटाइल हो जाता है। और हाइपर मोटाइल हो जाने के कारण, मोटाइल का मतलब है गतिशील हो जाता है, ये आगे मूवमेंट तेज़ी से करने लगता है। इसमें और क्या प्रोसेस होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल जब पीक पर होता है, कब होगा, ओवुलेशन के अंदर। जब ओवुलेशन की हमने क्लास पढ़ी थी तो समझा था उसमें एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है। और जब एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं सर्वाइकल कैनाल के अंदर, तो ये क्या करते हैं, एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं और ये हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन को रिमूव करने में। स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट पर, यानी कि स्पर्म के हेड एरिया पर अगर स्पर्म है और स्पर्म के जो हेड एरिया पर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, उनको ये क्या करेगा, रिमूव करने में हेल्प करेगा और स्पर्म को हाइपर मोटेलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ओवुलेशन का क्लास देखना है तो हमारे लास्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, जब स्पर्म का एक्रोसोम वाला एरिया, जो हेड पार्ट होता है स्पर्म का, ये क्या करेगा, उलेमा को टच करेगा। तो जब स्पर्म का हेड वाला एरिया उलेमा को टच करता है, तब कौन सा रिएक्शन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर जो इसके एक्रोसोम जब यहाँ पर टच करते हैं उलेमा को, तो यहाँ से क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज होंगे और ये यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, उसे ही हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ पर 200 से 500 स्पर्म होते हैं जो कि एम्पुला के अंदर पहुँचते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर फ्यूज़ करती हैं, यानी कि यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उलेमा मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर स्पर्म के ऊपर की जो ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है उससे क्या करती है, फ्यूज़ करती है। अब इन दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा तो यहाँ पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज होगा। अब ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम यहाँ स्पर्म के एक्रोसोमल एरिया से निकला है और जिस टाइम यहाँ पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज होगा, यहाँ पर जो उलेमा के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ZP3 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर से कौन सा एंजाइम निकलता है, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम को अट्रैक्ट करता है। अब इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों हुआ, यहाँ से क्या हो रहे हैं, कुछ हाइलुरोनिक एसिड रिलीज हो रहे हैं और स्पर्म से, एक्रोसोम से क्या निकल रहे हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। अब ये एंजाइम और ये एसिड क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर पे पहुँच जाता है और जो पहला ZP3 रिसेप्टर पर पहुँचेगा स्पर्म, वो ही यहाँ पर आगे फ्यूज़न का काम करेगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होगी इसमें थर्ड रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जब उलेमा को एक सिंगल स्पर्म टच करता है तो ये टच करने के बाद क्या करता है, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो वॉल के साइड यानी उलेमा के साइड में आ जाते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है, साइटोप्लाज्म पूरे उलेमा के अंदर ये जो एरिया है उस साइड में भरा हुआ है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब यहाँ पर स्पर्म ZP3 रिसेप्टर पे आ जाता है और फ्यूज़ कर लेता है, सिंगल वन स्पर्म के फ्यूज़ करने के बाद ही ये सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर कवरिंग के पास आ जाते हैं और ये सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं यहाँ उलेमा में आकर के यहाँ उलेमा से चिपक जाते हैं। अब उलेमा से जब ये चिपक जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर आकर के उलेमा पे, यहाँ जो उलेमा है ये रेड वाली उलेमा और उलेमा के अंदर कौन सी है, जोना पेलोसिडा। अब ये यहाँ पर आकर के इसके वॉल के साथ में चिपक गए हैं। वॉल के साथ में चिपक जाने से क्या हुआ, उसके आगे का रिएक्शन क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, मूव टुवर्ड द उलेमा मेम्ब्रेन। उलेमा मेम्ब्रेन की तरफ ये मूव करके चले गए हैं और फिर क्या करा है, इन्होंने उलेमा के साथ में फ्यूज़ कर लिया। उलेमा के साथ में ये जा कर के जुड़ गए हैं, फ्यूज़ कर लिया मतलब जुड़ गए हैं। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ से एंजाइम रिलीज़ होंगे,
जब एंजाइम रिलीज होंगे तो क्या होगा, ये ZP3 रिसेप्टर को बंद कर देंगे। अब यहाँ से रिलीज होते हैं जो एंजाइम्स क्या करते हैं, ZP3 रिसेप्टर को डाइजेस्ट करने लगते हैं और डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, ये ज़ोना पेलोसिडा के पास में ये स्टोर हो जाता है, मतलब कि ज़ोना पेलोसिडा के पास में ये हार्डनिंग कर देता है। अब ज़ोना हार्डनिंग होगी, ज़ोना हार्डनिंग में क्या होगा, ये जो ज़ोना पेलोसिडा वाली लेयर होती है, ज़ोना पेलोसिडा वाली जो लेयर है ये क्या होगी, हार्ड होने लगेगी। अब ये लेयर हार्ड हो गई है, हार्ड हो जाएगी तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अदर स्पर्म्स आ रहे हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, अंदर इनकी एंट्री को स्टॉप कर देगी। अंदर इनकी एंट्री स्टॉप हो जाएगी तो उलेमा जो है वो ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया तो यहाँ से पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर दिया। यहाँ पर जो फ्यूज़न होना है उसके लिए सिंगल वन स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल नीडेड है, सिंगल वन स्पर्म का ही जेनेटिक मटेरियल चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो एक जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड नंबर होता है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको एक ही स्पर्म की नीड है यहाँ पर। तो बाकी के लिए जो ये ZP3 रिसेप्टर हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए यहाँ पर जो ये विंडोज़ होती हैं एक तरह से, तो इन विंडोज़ को, इन खिड़कियों को क्या करता है, ये बंद कर देता है कार्टिकल ग्रैन्यूल्स से निकलने वाला जो एंजाइम है। सो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म जो कि अपने क्रोमोसोम्स को साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देता है। अब यहाँ से स्पर्म ने अपने जो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल था उसको इसने रिलीज़ कर दिया है। रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न होगा यहाँ पर तो क्या होगा, फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। क्या होगा, इन दोनों का क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ होकर के एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड नंबर स्ट्रक्चर होगा। आज की क्लास के 2 क्वेश्चन हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक जो स्पर्म होता है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है और एक ओसाइट का लाइफ स्पैन क्या होता है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए मुझे। सो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो आज की क्लास का हैंड रिटन PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।